स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 26 फरवरी 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को अभी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह किशनगंज पहुंच गए हैं। अमित शाह का किशनगंज में जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। दरअसल बात है कि किशनगंज आज राष्ट्रीय राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र बन रहा है। जब किशनगंज में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ठहरे हुए हैं, जब माता गुजरी मेमोरियल कॉलेज मेडिकल कॉलेज यानी कि MGM परिसर में उनका भव्य स्वागत किया गया। पारंपरिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक कार्यक्रम और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी हुई जिसमें सुरक्षा और विकास योजना पर विस्तार से चर्चा की गई है। तो आपको बता दूं कि अमित शाह का किशनगंज स्थित मेडिकल कॉलेज यानी कि MGM में जोरदार स्वागत किया गया है। कॉलेज परिसर में आयोजित कार्यक्रम में उत्साह और उल्लास का माहौल रहा, जब पुष्प गुच्छ और फिर अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन किया गया। बिहार की लाखों महिलाओं को बड़ा तोहफा, मुफ्त गैस कनेक्शन को मंजूरी। यह बिहार की लाखों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने मुफ्त गैस कनेक्शन देने की योजना को हरी झंडी दे दी है। इस फैसले से खास करके ग्रामीण और फिर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को राहत मिलेगी जो अब तक लकड़ी और पारंपरिक ईंधन पर निर्भर थी। यह सरकार का कहना है कि इस पहल से महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार होगा और रसोई में धुएं से होने वाली बीमारियों में कमी आएगी। साथ ही पर्यावरण संरक्षण और फिर स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। संबंधित विभागों को लाभुकों की पहचान और फिर वितरण प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। आने वाले समय में बड़ी संख्या में पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। यह सरकार का दावा है कि ये कदम महिलाओं को के सशक्तिकरण और फिर बेहतर जीवन स्तर की दिशा में अहम साबित होगा। बिहार पुलिस में फिटनेस पर सख्ती, रोज दौड़ अनिवार्य। जी हाँ, बिहार पुलिस में अब अनफिट रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जवानों की शारीरिक फिटनेस सुधारने के लिए रोजाना दौड़ और नियमित व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश दिया करते हुए कहा कि ड्यूटी के साथ साथ फिटनेस पर पूरा ध्यान देना होगा। यह आदेश के अनुसार सभी जिलों में निर्धारित समय पर परेड और फिर दौड़ कराई जाएगी। वरिष्ठ अधिकारी खुद इसकी निगरानी करेंगे और रिपोर्ट तैयार की जाएगी। जो जवान लापरवाही करेंगे या फिर फिटनेस मानकों पर खरे नहीं उतरेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। जब पुलिस विभाग का मानना है कि बेहतर फिटनेस से कानून व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी और जवानों की कार्य क्षमता बढ़ेगी। इस पहल को पुलिस बल को अधिक चुस्त दुरुस्त और पेशेवर बनने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। बिहार और बंगाल से नए राज्य बनाने की चर्चा, सियासत गर्म। जब बिहार और बंगाल के कुछ सीमावर्ती इलाकों को मिलाकर के नए राज्य के गठन की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि सीमांचल और फिर उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों को अलग करके नया प्रशासनिक ढांचा बनाने की मांग उठ रही है। हालांकि अभी तक ये सिर्फ राजनीतिक और फिर सामाजिक स्तर पर चर्चा का विषय है, जहाँ कोई आधिकारिक प्रस्ताव सामने नहीं आया है। नए राज्य की मांग करने वाले लोगों का तर्क है कि इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार धीमी है, बुनियादी सुविधाओं की कमी है और अलग राज्य बनने से प्रशासनिक ध्यान बढ़ेगा। वहीं पर विरोध करने वाले इसे अनावश्यक और फिर राजनीतिक मुद्दा बता रहे हैं। उनका कहना है कि अलग राज्य समाधान नहीं बल्कि बेहतर नीतियों की जरूरत है। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बना हुआ है, जहाँ केंद्र और संबंधित राज्य सरकारों की ओर से कोई भी स्पष्ट संकेत नहीं दिया गया है। आने वाले समय में ये मांग कितनी गंभीर रूप लेती है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। शराबबंदी खत्म करने की मांग, एनडीए में बड़ी टेंशन। यह बिहार में शराबबंदी को लेकर के सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी ने साफ तौर पर कह दिया है कि अब सिर्फ समीक्षा नहीं बल्कि शराबबंदी कानून को पूरी तरह से खत्म करने पर विचार होना चाहिए। जहां पार्टी नेताओं का दावा है कि मौजूदा व्यवस्था से आम लोगों को परेशानी हो रही है, जबकि अवैध शराब का कारोबार लगातार फल फूल रहा है। एनडीए के भीतर से उठी इस मांग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ा दी है। नीतीश कुमार हमेशा से शराबबंदी के सबसे बड़े समर्थक रहे हैं और इसे सामाजिक सुधार से जोड़ करके देखते हैं, लेकिन सहयोगी दलों के दबाव और बढ़ते राजनीतिक शोर के बीच ये सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सरकार अपने रुख में कोई बदलाव करेगी। अब सबकी नज़र नीतीश कुमार के अगले कदम पर टिकी है कि क्या ये सहयोगी दलों की मांग मान करके शराबबंदी खत्म करने पर विचार करेंगे।
सीमांचल दौरे पर सियासी तकरार, वादों की याद दिलाते पप्पू यादव। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे को लेकर के बिहार की राजनीति गर्मा गई है। दौरे के दौरान विकास और फिर सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई है, लेकिन विपक्ष ने इसे लेकर के सवाल भी उठाए हैं। खास तौर पर सीमांचल क्षेत्र के लिए किए गए पुराने वादों को लेकर के सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। पप्पू यादव ने गृह मंत्री अमित शाह को पूर्व में किए गए वादों की याद दिलाते हुए कहा कि सीमांचल में फैक्ट्री लगाने और विशेष पैकेज देने का आश्वासन दिया गया था। उनका कहना है कि ये क्षेत्र लंबे समय से पिछड़ेपन और फिर बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, इसलिए अब ठोस कदम उठाने की जरूरत है। दूसरी ओर सत्तापक्ष का दावा है कि सीमांचल के विकास के लिए कई योजनाएं चल रही है और आगे भी बड़े निवेश की तैयारी है। फिलहाल ये मुद्दा राजनीतिक बहस का केंद्र बना हुआ है और आने वाले समय में सीमांचल को लेकर की घोषणाओं पर सबकी नजर रहेगी। बजट सत्र में खजाने पर घमासान, किसानों के भुगतान पर सवाल। दरअसल बिहार विधानसभा के बजट सत्र में उस वक्त हंगामा मच गया जब विपक्ष ने आरोप लगाया है कि सरकार का खजाना खाली है और किसानों को समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। जब सदन में इस मुद्दे पर तीखी बहस हुई और फिर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जब विपक्ष ने इसे किसानों के साथ अन्याय बताते हुए जवाब मांगा है। चर्चा के दौरान दावा किया गया है कि कुछ योजनाओं के तहत देय राशि लंबित है, जिससे किसानों को आर्थिक परेशानी हो रही है। विपक्ष ने सरकार से स्पष्ट स्थिति बताने और फिर बकाया भुगतान जल्द करने की मांग की है। आरोपों को लेकर के सदन में जो शोर शराबा भी हुआ। वहीं पर सरकार की ओर से कहा गया है कि वित्तीय स्थिति नियंत्रण में है और किसानों के हित में से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि सभी लंबित भुगतान नियमों के तहत किए जाएंगे। फिलहाल ये मुद्दा बजट सत्र का प्रमुख राजनीतिक विषय बन गया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का राहुल गांधी पर तीखा प्रहार। दरअसल भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते राहुल गांधी अब देश विरोध की राजनीति पर उतर आए हैं। जब उनके इस बयान के बाद सियासी माहौल को और गर्मा गया है। शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया है कि विपक्ष सरकार की नीतियों का विरोध करने के बजाय देश की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य लोकतंत्र में आलोचना जरूरी है, लेकिन देश के हितों से समझौता नहीं होना चाहिए। वहीं पर कांग्रेस की ओर से भी इस बयान पर प्रतिक्रिया आने की संभावना है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लोकसभा चुनाव के करीब आते ही आरोप प्रत्यारोप और तेज होंगे। जहाँ फिलहाल ये बयानबाजी बिहार से लेकर के राष्ट्रीय राजनीति तक चर्चा का विषय बनी हुई है। लाठीचार्ज पर चिराग पासवान का तीखा हमला। जहां बिहार में हालिया लाठीचार्ज की घटनाओं को लेकर के लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने बिहार सरकार की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर बल प्रयोग करना लोकतंत्र मूल्यों के खिलाफ है और सरकार को अपनी कार्यशैली पर पूर्ण विचार करना चाहिए। चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि जनता की आवाज दबाने के लिए पुलिस कार्रवाई का सहारा लिया जा रहा है। जहां उनका कहना है कि यदि लोगों की मांग जायज है तो फिर संवाद के जरिए समाधान निकाला जाना चाहिए, न कि लाठीचार्ज के जरिए। वहीं पर सरकार की ओर से कहा गया है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं। जमीन मापी विवाद पर विधान परिषद में हंगामा, विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान। जहां बिहार विधान परिषद में जमीन मापी को लेकर के जोरदार बहस हुई है। सत्ता पक्ष और फिर विपक्ष दोनों पक्षों के सदस्यों ने शिकायत की है कि कई जगहों पर जमीन की कई सही मापी नहीं हो रही है, जहां और लोगों को धमकियां मिल रही है। जहां इस मुद्दे पर सदन में गंभीर चिंता जताई गई है और सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग उठी है। वहीं पर चर्चा के दौरान सदस्यों ने कहा कि जमीन सर्वे और फिर मापी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए ताकि आम लोगों को परेशानी न हो। कई जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि स्थानीय स्तर पर गड़बड़ी और फिर दबाव की शिकायतें मिल रही है, जिससे विवाद बढ़ रहा है। वहीं पर इस पर प्रतिक्रिया देते हुए उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने भरोसा दिया है कि जमीन मापी की प्रक्रिया को निष्पक्ष और फिर पारदर्शी बनाया जाएगा तथा धमकी या फिर अनियमितता की शिकायतों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं पर सरकार ने कहा है कि किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो फिर विशेष निगरानी तंत्र भी बनाया जाएगा। नौकरी के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी, बीडीओ पर आरोप से हड़कंप। जब बिहार में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में एक बीडीओ पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके बाद प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि सरकारी नौकरी दिलाने का भरोसा देकर के बड़ी रकम ले ली है। जब मामला सामने आने के बाद संबंधित अधिकारियों ने जाँच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। शिकायत के आधार पर दस्तावेजों और फिर लेन देन की जानकारी खंगाली जारी है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो फिर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। प्रशासन का कहना है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और किसी भी तरह की दलाली या फिर ठगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों से अपील की गई है कि नौकरी के नाम पर किसी को पैसे ना दें और संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत सूचना दें।
राज्यसभा राजनीति में बदलाव के संकेत, हिना साहब पर आरजेडी का मंथन। जब बिहार की सियासत में राज्यसभा चुनाव को लेकर के हलचल तेज हो गई है, खबर है कि आरजेडी हिना साहब के नाम पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस संभावित कदम को राजनीतिक समीकरणों में बड़ा बदलाव माना जा रहा है, खास करके सीमांचल और अल्पसंख्यक वोट बैंक के नजरिए से। यह सूत्रों के मुताबिक यदि हिना साहब को मैदान में उतारा जाता है तो फिर AIMIM की राजनीति भी बदल सकती है। अब तक जो समर्थन समीकरण बनते दिख रहे थे वह नए उम्मीदवार के साथ नए रूप में सामने आ सकते हैं। ऐसे में राज्यसभा की एक सीट का गणित और फिर दिलचस्प हो गया है। हालांकि अभी तक किसी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है, जहां आने वाले दिनों में उम्मीदवारों के नाम साफ होते ही ये तय होगा कि किसका दांव कितना मजबूत है और फिर किसकी रणनीति भारी पड़ती है। बिहार में सरकारी नौकरी 300 पदों पर बहाली, नोटिफिकेशन जारी। जी हाँ, बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य प्रशासन ने 300 पदों पर बहाली के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये भर्तियां विभिन्न विभागों में होगी, जिससे बेरोजगारों को स्थिर रोजगार के मौका मिलेगा। वहीं पर नोटिफिकेशन के अनुसार इच्छुक उम्मीदवारों को विभागीय वेबसाइट पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया में शैक्षणिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, फीस और फिर अन्य जरूरी निर्देश स्पष्ट रूप से दे दिए गए हैं। उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे आवेदन शुरू होने से पहले पात्रता जांच लें और आवश्यक दस्तावेज पहले से तैयार रखें। वहीं पर चयन प्रक्रिया में आमतौर पर लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, साक्षात्कार जैसे चरण शामिल होंगे। अंतिम चयन उम्मीदवारों की योग्यता और फिर प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा। इस भर्ती से बिहार के युवाओं को सरकारी सेवा में प्रवेश का बड़ा अवसर मिलेगा। हज यात्रा 2026 में गयाजी से नहीं भरेगी हज फ्लाइट। हज यात्रा 2026 को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आया है। इस बार हज यात्रियों की उड़ान बिहार के गयाजी एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भरेगी। जी हाँ, प्रशासनिक और फिर तकनीकी कारणों के चलते ये फैसला लिया गया है, जिससे बिहार के हज यात्रियों को दूसरे हवाई अड्डे से सफर करना पड़ सकता है। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट की व्यवस्थाओं, उड़ान संचालन और फिर अन्य जरूरी मानकों को लेकर के आवश्यक तैयारियां पूरी नहीं हो सकी है। इसी वजह से संबंधित एजेंसियों ने गयाजी से हज उड़ान रद्द करने का निर्णय लिया है। इससे हजारों यात्रियों की यात्रा योजना प्रभावित हो सकती है। जहां हज कमेटी ने यात्रियों से अपील की है कि वे आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें और फिर वैकल्पिक व्यवस्था की जानकारी के लिए संपर्क में रहें। जहां प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि यात्रियों को असुविधा कम से कम हो, इसके लिए जरूरी कदम उठाए जाएंगे। बिहार में बनेंगे नए कांवड़िया पथ, गंगा से शिव धामों को जोड़ेगी सरकार। जी हां, सुल्तानगंज देवघर कांवड़िया पथ की तरह अब बिहार में कई नए कांवड़िया मार्ग विकसित किए जाएंगे। यह सरकार गंगा तट से प्रमुख शिव धामों को जोड़ने वाले पथों के निर्माण को लेकर के गंभीर है, ताकि सावन में जलाभिषेक के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा मिल सके। इस प्रस्तावित पथों पर सड़क चौड़ीकरण, प्रकाश व्यवस्था, पेयजल, शौचालय और फिर विश्राम स्थलों जैसी सुविधाएं विकसित की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि इससे श्रद्धालुओं की सुरक्षा और फिर सुविधा दोनों सुनिश्चित होगी, साथ ही धार्मिक पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। वहीं पर सरकार का मानना है कि इन मार्गों के विकसित होने से स्थानीय रोजगार और फिर कारोबार को भी फायदा होगा। जहां चरणबद्ध तरीके से इन कांवड़िया पथों का निर्माण और सुधार कार्य शुरू किया जाएगा, ताकि आने वाले वर्षों में श्रद्धालुओं को बेहतर अनुभव मिल सके। यादव जी की लव स्टोरी फिल्म के खिलाफ विरोध तेज, आंदोलन की चेतावनी। जब बिहार में यादव जी की लव स्टोरी नामक फिल्म को लेकर की विरोध बढ़ता जा रहा है, एक महासभा ने फिल्म पर आपत्ति जताते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है और इसकी रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। जब संगठन का कहना है कि फिल्म की कहानी और फिर शीर्षक से समाज की भावनाएं आहत हो सकती है। जब प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि अगर प्रशासन ने समय रहते कदम नहीं उठाया तो फिर बड़े आंदोलन की शुरुआत की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि फिल्म के जरिए एक खास समुदाय को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। वहीं पर प्रशासन ने ज्ञापन स्वीकार करके मामले की जांच का आश्वासन दिया है। जब फिलहाल फिल्म को लेकर के विवाद और सियासी हलचल तेज हो गई है, जबकि आगे की कार्रवाई पर सबकी नजर बनी हुई है। बिहार में बच्चा चोरी की अफवाह से दहशत, एडीजी ने की बड़ी अपील। जब बिहार में 2 दिनों के भीतर बच्चा चोरी की 5 शिकायतें सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया है। इन घटनाओं ने लोगों में डर और अफवाह का माहौल पैदा कर दिया है। कई जगहों पर संदिग्ध लोगों को पकड़ के पूछताछ की भी खबरें सामने आई है। जब मामले को गंभीरता से लेते हुए एडीजी ने लोगों से शांति बनाए रखने और फिर अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि हर शिकायत की जाँच की जा रही है, लेकिन सोशल मीडिया पर फैल रही अपुष्ट खबरों से स्थिति बिगड़ सकती है। पुलिस ने साफ किया है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी थाने को दें और कानून अपने हाथ में ना लें। जब प्रशासन का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
बिहार विधानसभा में गुंजा हैप्पी बर्थडे, सीएम नीतीश कुमार अचानक हुए खड़े। दरअसल बात यह है कि बिहार विधानसभा में उस समय दिलचस्प दृश्य देखने को मिला जब अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सीट से खड़े हो गए। मौका एक सदस्य के जन्मदिन का था। ये जन्मदिन था मंत्री अशोक चौधरी का। जी हाँ, मंत्री अशोक चौधरी का कल जन्मदिन था और देखते ही देखते सदन में हैप्पी बर्थडे की गूंज सुनाई देने लगी। माहौल कुछ देर के लिए हल्का और उत्साहपूर्ण हो गया। सदन की कार्यवाही के बीच जन्मदिन की बधाई ने राजनीतिक बहस को विराम दिया। वहीं पर मुख्यमंत्री समेत कई विधायकों ने मुस्कुराते हुए शुभकामनाएं दी। ये पहल सदन की गंभीर कार्यवाही के बीच एक सकारात्मक और मानवीय तस्वीर लेकर के आया। ऐसे क्षण अक्सर विधानसभा की गरिमा के साथ साथ आपसी सद्भाव को भी दर्शाती हैं। यह राजनीतिक मतभेदों के बीच जन्मदिन की बधाई ने माहौल को खुशनुमा बना दिया है और फिर कुछ समय के लिए पूरा सदन उत्सव में बदल गया। शराबबंदी पर हो सकता है बड़ा फैसला, सदन में समीक्षा को लेकर के गरमाई बहस। जब बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के एक बार फिर से राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। विधानसभा में इस मुद्दे पर समीक्षा की मांग उठी है, जिस पर सत्ता और फिर विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिली है। कई विधायकों ने कानून की वर्तमान स्थिति और फिर इसके प्रभाव पर सवाल खड़े किए हैं। चर्चा के दौरान कुछ सदस्यों ने कहा कि कानून के लागू होने के बाद भी अवैध शराब का कारोबार पूरी तरह से बंद नहीं हुआ है। वहीं पर सरकार की ओर से दावा किया गया है कि शराबबंदी समाज हित में ही है और फिर इसे प्रभावी बनाने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार समीक्षा के आधार पर कुछ नीतिगत बदलाव पर विचार कर सकती है। हालांकि अंतिम निर्णय क्या होगा इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, लेकिन सदन में हुई बहस के बाद ये मुद्दा एक बार फिर से बिहार की राजनीति के केंद्र में आ गया है। किशनगंज से उत्तराखंड के लिए स्पेशल ट्रेन, कई शहरों में मिलेगा स्टॉपेज। जी हाँ, यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किशनगंज से उत्तराखंड के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया गया है। इस ट्रेन से यूपी और फिर बिहार के कई प्रमुख शहरों के यात्रियों को सीधा फायदा मिलेगा। रेलवे ने बताया है कि त्यौहार और फिर बढ़ती भीड़ को देखते हुए ये विशेष सेवा शुरू की जा रही है। इस स्पेशल ट्रेन का स्टॉपेज बिहार और फिर उत्तर प्रदेश के चुनिंदा स्टेशनों पर होगा, ताकि अधिक से अधिक यात्री इसका लाभ उठा सके। तय समय सारणी के अनुसार ट्रेन निर्धारित दिन और फिर समय पर किशनगंज से रवाना होगी और रास्ते में प्रमुख जंक्शनों पर ठहरेगी। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे टिकट बुकिंग और फिर टाइमिंग की सही जानकारी अधिकारी की वेबसाइट या स्टेशन से प्राप्त करें। इस विशेष ट्रेन से लंबी दूरी के सफर में राहत मिलने की उम्मीद है। आरटीओ चालान के नाम पर साइबर ठगी का नया मामला सामने आया है। बिहार में ठग लोगों को फर्जी मैसेज या फिर कॉल करके चालान भरने का दबाव बनाते हैं और उनके बैंक खाते से पैसे गायब कर देते हैं। कई पीड़ितों ने शिकायत दर्ज कराई है। हैरानी की बात तो यह है कि कुछ मामलों में बिना ओटीपी शेयर किए ही पैसे काटने की बात सामने आ रहे हैं। साइबर अपराधी लिंक भेज करके या फिर कॉल के जरिए लोगों की निजी जानकारी हासिल कर रहे हैं। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है या अनजान लिंक पर क्लिक ना करें और फिर बैंक से जुड़ी जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें। किसी भी संदिग्ध कॉल या फिर मैसेज की तुरंत शिकायत करने को कहा गया है। आवास योजना में भ्रष्टाचार के आरोप, 20,000 दो तभी मिलेगा घर। जी हाँ, बिहार में आवास योजना को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आरोप है कि लाभार्थियों के घर आवंटन के बदले 20,000 रुपए की मांग की जा रही है। इस मुद्दे ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है, जब कुछ विधायकों ने भी सदन में इस मामले को उठाया और योजना में पारदर्शिता की मांग की है। लाभार्थियों का कहना है कि बिना पैसे दिए उनका नाम लिस्ट में आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। सरकार ने आरोपों की जाँच का आश्वासन दिया है। अधिकारियों का कहना है कि अगर किसी स्तर पर गड़बड़ी पाई जाती है तो फिर संबंधित विभागों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के वैशाली में ऑपरेशन मुस्कान की बड़ी सफलता, 40 लाख के मोबाइल बरामद। जब बिहार के वैशाली जिले में पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 40 लाख रुपए कीमत के खोए और फिर चोरी हुए मोबाइल फोन बरामद कर लिए हैं। इस अभियान के जरिए कई लोगों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है, जिनके मोबाइल लंबे समय से गायब थे। एसपी के निर्देश पर चलाए गए इस विशेष अभियान में तकनीकी टीम की मदद से मोबाइल फोन को ट्रैक किया गया है। जांच के बाद बरामद किए गए सभी मोबाइल उनके असली मालिक को बुला करके सौंप दिए गए हैं। जब मोबाइल वापस पाकर के लोगों ने पुलिस का आभार जताया है और इस पहल की सराहना की है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आगे भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे ताकि साइबर अपराध और फिर मोबाइल चोरी पर लगाम लगाया जा सके। साथ ही लोगों से अपील की गई है कि मोबाइल खोने या चोरी होने पर तुरंत थाने में शिकायत दर्ज कराएं ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।
बिहार पुलिस वैकेंसी 2026 12वीं पास युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जब बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। अब 12वीं पास अभ्यर्थी भी पुलिस की भर्ती में आवेदन कर सकेंगे। नई भर्ती प्रक्रिया के तहत कई पदों के लिए इंटरमीडिएट यानी कि 10+2 योग्यता को मान्य दिया गया है, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं को मौका मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक माप परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन जैसे चरण शामिल होंगे। यह इच्छुक उम्मीदवारों को तय आयु सीमा और फिर अन्य पात्रता शर्तें पूरी करनी होगी। यह आवेदन ऑनलाइन माध्यम से आधिकारिक वेबसाइट पर तय किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इस फैसले से बेरोजगार युवाओं को राहत मिलेगी और फिर पुलिस बल में खाली पदों को तेजी से भराया जा सकेगा। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ें और फिर समय पर आवेदन करें ताकि इस मौके का फायदा उठा सकें। बिहार में बढ़ते अपराध पर सियासत तेज, तेजस्वी का एनडीए पर हमला। दरअसल बिहार में बढ़ते अपराध के मामलों को लेकर के सियासी घमासान तेज हो गया है। जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में अपराधियों का राज कायम हो गया है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से फेल हो चुकी है। उनका आरोप है कि हत्या, लूट और फिर अपहरण जैसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है, लेकिन सरकार हालात संभालने में नाकाम है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आम लोग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। जब पुलिस प्रशासन पर दबाव है, उन्होंने सरकार से अपराध पर ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर कानून का डर क्यों खत्म हो गया है। विपक्ष ने इस मुद्दे को सदन से लेकर के सड़क तक उठाने की बात कही है। वहीं पर एनडीए की ओर से इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया गया है। जब सरकार का कहना है कि अपराध पर नियंत्रण के लिए लगातार कार्रवाई हो रही है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन बढ़ती घटनाओं के बीच बिहार की कानून व्यवस्था एक बार फिर से राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। बिहार के वरिष्ठ मंत्री अशोक चौधरी के जन्मदिन पर बेटी संभावी चौधरी का भावुक संदेश। जब बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के जन्मदिन के मौके पर उनकी बेटी संभावी चौधरी ने सोशल मीडिया पर भावुक पोस्ट शेयर की है। उन्होंने लव यू द मोस्ट डैडी लिखते हुए पिता के साथ कुछ खास और फिर यादगार तस्वीर शेयर की, जो तेजी से वायरल हो गई है। जी हाँ, संभावी चौधरी ने अपने संदेश में पिता के प्रति सम्मान और फिर प्यार जताते हुए उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत बताया है। जब पोस्ट में पारिवारिक पलों की झलक दिखी है, जिसमें दोनों के बीच गहरा भावनात्मक रिश्ता साफ नजर आया है। समर्थकों और फिर शुभचिंतकों ने भी कमेंट करके अशोक चौधरी को जन्मदिन की बधाई दी है। बिहार बोर्ड इंटर रिजल्ट 2026 अगले महीने जारी होगा परिणाम। जी हां, बिहार बोर्ड की इंटर परीक्षा 2026 में शामिल हुए लाखों छात्रों के लिए अहम अपडेट सामने आया है। जानकारी के अनुसार कॉपियों की जांच प्रक्रिया 27 फरवरी से शुरू की जाएगी। इसके बाद बोर्ड अगले महीने यानी कि निर्धारित समय के भीतर 12वीं का रिजल्ट जारी करने की तैयारी में है। बोर्ड अधिकारियों ने बताया है कि मूल्यांकन कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शिक्षकों की ड्यूटी लगा दी गई है। कॉपियों की जाँच सख्ती और फिर पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ताकि रिजल्ट में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। इस बार भी परिणाम ऑनलाइन जारी किया जाएगा, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर के देख सकेंगे। जहाँ छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अफवाह से बचें और फिर केवल बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। रिजल्ट जारी होते ही रोल नंबर और फिर रोल कोड की मदद से अंक पत्र डाउनलोड किया जा सकता है। बिहार में सड़क सुरक्षा की बड़ी पहल, 14,000 नए स्थानों पर बनेंगे जेब्रा क्रॉसिंग। जब बिहार में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जब राज्य भर में यानी कि पूरे बिहार में करीब 14,000 नए स्थानों पर जेब्रा क्रॉसिंग बनाए जाएंगे, ताकि पैदल चलने वालों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करने की सुविधा मिल सके। जब ये पहल खास करके स्कूलों, अस्पतालों और फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों में लागू की जाएगी। परिवहन और फिर संबंधित विभागों को निर्देश दिया गया है कि चिन्हित स्थानों पर जल्द से जल्द मार्किंग और फिर संकेतक लगाए जाएं। अधिकारियों का कहना है कि इससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी और फिर ट्रैफिक व्यवस्था अधिक व्यवस्थित होगी। सरकार का मानना है कि सड़क सुरक्षा केवल नियमों से नहीं बल्कि बुनियादी सुविधाओं के विकास से भी सुनिश्चित होती है। नई जेब्रा क्रॉसिंग बनने के बाद आम लोगों, खास करके बच्चों और फिर बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। आरजेडी विधान पार्षद सुनील कुमार का विवादित बयान, शराबबंदी पर दी खुली चुनौती। जब बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर के सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। इस बीच आरजेडी विधान परिषद सुनील कुमार ने विवादित बयान देते हुए कहा है कि वे चाहे तो विधान मंडल परिसर में भी शराब की डिलीवरी करवा सकते हैं। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। जब सुनील कुमार का कहना है कि बिहार में शराबबंदी केवल कागजों पर लागू है और जमीन पर इसकी हकीकत कुछ और ही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कानून के बावजूद अवैध शराब का कारोबार जारी है
और प्रशासन इस पर पूरी तरह से रोक लगाने में फेल है। वहीं पर सत्ता पक्ष ने इस बयान को गैर जिम्मेदाराना बताते हुए कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यह सरकार का कहना है कि शराबबंदी कानून सख्ती से लागू है और अवैध कारोबार करने वाले पर लगातार कार्रवाई जारी है। इस बयान के बाद शराबबंदी पर बहस और तेज होने की संभावना है। CTET परीक्षा फिर से होगी, कुछ छात्रों को मिल सकता है खास मौका। जी हां, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि CTET को लेकर के छात्रों की बीच चर्चा तेज हो गई है। खबर है कि कुछ अभ्यर्थियों को दोबारा परीक्षा देने का मौका मिल सकता है, लेकिन ये सुविधा सभी के लिए नहीं लागू होगी। जब बताया जा रहा है कि तकनीकी गड़बड़ी या फिर विशेष परिस्थितियों से प्रभावित छात्रों के लिए ही पूर्ण परीक्षा आयोजित की जा सकती है। जब परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था की ओर से स्पष्ट किया गया है किसी केंद्र पर तकनीकी समस्या, पेपर में गड़बड़ी या फिर अन्य प्रशासनिक कारण सामने आते हैं तो फिर जांच के बाद केवल प्रभावित उम्मीदवारों के लिए ही दोबारा परीक्षा कराई जाएगी। बिहार भूमि विवाद पर सख्ती, 3 माह में निपटेंगे सभी मामले, डिप्टी CM का निर्देश। जब बिहार में लंबे समय से लंबित यानी कि पेंडिंग जमीन विवाद को लेकर के सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। जब निर्देश जारी किया गया है कि 3 माह के भीतर जमीन से जुड़े हुए सभी लंबित मामलों का निपटारा किया जाए। जब इसके लिए संबंधित अधिकारियों को समय सीमा तय करके तेजी से सुनवाई और निष्पक्ष निष्पादन करने को कहा गया है। डिप्टी CM विजय सिन्हा ने कहा है कि भूमि विवाद बिहार में तनाव और फिर आपराधिक घटनाओं की बड़ी वजह बनते हैं, इसलिए सरकार इस मुद्दे को प्राथमिकता पर ले रही है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और फिर हर मामले की मॉनिटरिंग की जाएगी। वहीं पर सरकार का दावा है कि इस पहल से आम लोगों को राहत मिलेगी और जमीन से जुड़े विवादों में पारदर्शिता आएगी। साथ ही प्रशासनिक स्तर पर निगरानी बढ़ाकर के विवादों के त्वरित समाधान की व्यवस्था की जा रही है। दोस्तों, अगर आप पूर्णिया से नेपाल या फिर नेपाल से पूर्णिया बस से आना जाना करना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। अब पूर्णिया से नेपाल की जोगबनी बॉर्डर जाना और नेपाल से जोगबनी बॉर्डर से पूर्णिया एयरपोर्ट आना बहुत ही आसान हो गया है। जब पूर्णिया के बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की विभाग की ओर से 2 जोड़ी बस अप और डाउन के लिए चलाई गई है। ये बस पूर्णिया से जोगबनी और जोगबनी से पूर्णिया अप एंड डाउन में 2-2 ट्रिप रोजाना लगाएगी। यह जानकारी देते हुए पूर्णिया के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रतीक कुमार ने एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए बताया है कि अब नेपाल के यात्रियों को भी पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज पकड़ना आसान होगा। तो आपको बता दूं कि अभी ये बस स्पेशल परमिट पर पूर्णिया से नेपाल के जोगबनी और बॉर्डर तक चलाई जा रही है ताकि हवाई यात्री आसानी से सफर करके पूर्णिया से नेपाल और नेपाल से पूर्णिया तक का सफर तय कर सके। उन्होंने कहा है कि अभी शुरुआती दौर में 2 जोड़ी बसें चलाई जा रही है, जहां अस्थायी परमिट मिलने पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बस सेवा में विस्तार संभव हो सकेगा। जहां बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक प्रतीक कुमार ने एक न्यूज चैनल से खास बातचीत करते हुए बताया है कि अब नेपाल के यात्रियों को भी पूर्णिया एयरपोर्ट से हवाई जहाज पकड़ना आसान होगा। साथ ही साथ पूर्णिया के लोग भी आसानी से नेपाल की जोगबनी बॉर्डर तक बस का सफर कर पाएंगे। उन्होंने कहा कि यात्रियों की यातायात व्यवस्था सुगम हो और सफर आसान हो, इसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन विभाग की तरफ से 2 जोड़ी बस पूर्णिया से नेपाल के लिए चलाई गई है। ये बस 32 मीटर कैपेसिटी वाली है। उन्होंने कहा है कि अभी ये बस स्पेशल परमिट पर पूर्णिया से नेपाल के जोगबनी बॉर्डर तक चलाई जा रही है ताकि हवाई यात्री आसानी से सफर करके पूर्णिया से नेपाल और नेपाल से पूर्णिया तक का सफर कर सके। उन्होंने कहा है कि अभी शुरुआती दौर में 2 जोड़ी बसें चलाई जा रही है। अस्थायी परमिट मिलने पर यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बस सेवा में विस्तार संभव हो सकेगा। उन्होंने कहा कि ये दोनों जोड़ी बसें अलग अलग निर्धारित समय पर पूर्णिया एयरपोर्ट से नेपाल बॉर्डर के लिए और वापसी के लिए नेपाल के जोगबनी बॉर्डर से पूर्णिया के लिए चलेगी। दोस्तों, सरकार ने खुले में मांस मछली पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन किशनगंज के मांस मछली बेचने वाले अब भी खुलेआम मांस मछली बेच रहे हैं। जहाँ प्रशासन या फिर सरकार की कोई डर नहीं है। जहाँ बिहार सरकार ने खुले में मांस और मछली बेचने पर सख्त रोक लगाने की घोषणा की थी। जहाँ विधान परिषद में डिप्टी CM विजय कुमार सिन्हा ने साफ कहा था कि सड़कों, फुटपाथों और फिर सार्वजनिक स्थानों पर खुलेआम मांस मछली की बिक्री नहीं होगी। यह नियम भी जारी हुए, नगर निकायों को निर्देश दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये फैसला जमीन पर लागू हो पाया है? खास करके किशनगंज में जमीनी हकीकत
हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। जब बिहार सरकार ने शहरी क्षेत्रों में खुले में मांस मछली बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है, ये कदम मुख्य रूप से बिना लाइसेंस दुकानों और फिर खुले विक्रेताओं पर केंद्रित है। यह सरकार का कहना है कि इससे जन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है और गंदगी फैलती है। वहीं पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने विधान परिषद में घोषणा करते हुए कहा था कि खुले में बिक्री पूरी तरह से बंद की जाएगी। यह लाइसेंसधारी दुकानों को भी सख्त स्वच्छता मानकों का पालन करना होगा। यह दुकानों को पर्दे या फिर रंगीन शीशों से ढकना अनिवार्य होगा ताकि राहगीरों को मांस दिखाई ना दे। वहीं पर सरकार का तर्क है कि इससे स्वास्थ्य सुरक्षा बेहतर होगी और फिर स्वच्छ सर्वेक्षण में बिहार के शहरों का स्कोर भी सुधरेगा। यह साथ ही साथ स्कूलों, धार्मिक स्थलों और फिर भीड़ भाड़ वाले इलाकों के पास बिक्री पर विशेष रोक लगाने की बात कही गई थी। लेकिन किशनगंज में अब भी खुले में मांस और मछली की बिक्री जारी है। जब किशनगंज शहर के मुख्य बाजार और फिर घनी आबादी वाले मोहल्ले में खुलेआम दुकानें संचालित हो रही है, जहां स्थानीय लोगों का कहना है कि नीति तो अच्छी है लेकिन इसका सही तरीके से पालन नहीं किया जा रहा है। वहीं पर स्थानीय निवासियों ने कहा कि नियम लागू होने चाहिए लेकिन अभी तक कोई भी सख्ती नहीं दिख रही है। वहीं पर स्थानीय प्रशासन से पूछे जाने पर भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला है। अब देखना होगा कि राज्य स्तर की सख्ती के बाद किशनगंज में अब तक ये नीति पूरी तरह से लागू होती है और क्या सच में नियमों का पालन सुनिश्चित हो पाता है या नहीं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार पुलिस मुख्यालय ने सोशल मीडिया और फिर अन्य स्रोतों पर प्रसारित हो रही बच्चा चोरी की भयानक सूचनाओं का कड़ा संज्ञान लिया है। पुलिस मुख्यालय द्वारा राज्य के यानी कि बिहार के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और फिर थानों को अलर्ट जारी करते हुए ऐसी अफवाहों का त्वरित सत्यापन करके आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे सूचनाओं की सत्यता की जाँच करें ताकि आम जनता के बीच किसी भी प्रकार का भय न फैले। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से बताएंगे, उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। तो आपको बता दूं कि पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे किसी भी अपुष्ट या फिर भ्रामक सूचना पर भरोसा न करें और न ही कानून को अपने हाथ में लें। यदि किसी को कोई संदिग्ध सूचना प्राप्त होती है तो वे तुरंत डायल 112 या फिर अपने निकटतम पुलिस थाने को सूचित करें। जब प्रशासन ने जनता से पुलिस पर भरोसा बनाए रखने और जांच प्रक्रिया में सहयोग करने का आग्रह किया है। यह आंकड़ों के अनुसार साल 2025 में राज्य में कुल 14,699 बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी, जिसमें से 7,772 बच्चों को सुरक्षित बरामद कर लिया गया है। बचे हुए 6,927 बच्चों की तलाश के लिए पुलिस द्वारा निरंतर प्रयास जारी है। जिलों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे पुराने मामलों की गहन समीक्षा करें ताकि यदि कोई बच्चा घर लौट आया हो और कागजों में अभी भी गुमशुदा दर्ज हो तो उन अभिलेखों को अद्यतन किया जा सके। यह गुमशुदा बच्चों की निगरानी और फिर मानव तस्करी रोकने के लिए राज्य भर में 44 एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट का गठन किया गया है। जब पटना, गया और फिर दरभंगा जैसे प्रमुख हवाई अड्डों पर भी ये इकाइयां सक्रिय है, जबकि पूर्णिया हवाई अड्डे पर इसका गठन प्रस्तावित है। यदि कोई बच्चा लापता होने के 4 महीने बाद भी बरामद नहीं होता है तो फिर मामले की जांच विशेष दक्षता वाली AHTU टीम को सौंपी जाती है। जब प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस कार्रवाई और फिर थानों में बाल कल्याण और प्रत्येक जिले में विशेष किशोर पुलिस इकाई और थानों में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी नियुक्ति किए गए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर संचालित मिशन वात्सल्य ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से बिहार के 1196 थानों को जोड़ा गया है, जहां पर गुमशुदा बच्चों के लिए M फॉर्म और फिर बरामद बच्चों के लिए R फॉर्म भर करके डेटा अपलोड किया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया भारत सरकार और फिर राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा जारी व्यापक SOP के तहत संचालित की जा रही है। जहां किशनगंज से लेकर के पटना तक अब बिजली बिल बकायादारों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू हो गई है। जब बिजली विभाग ने साफ कर दिया है कि जिन उपभोक्ताओं पर 5,000 रुपए से ज्यादा बकाया बिल है उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। जब विभाग की इस कार्रवाई से जिले में हरकत मच गया है। किशनगंज जिले में बड़ी संख्या में ऐसे उपभोक्ता हैं जिनका बिजली बिल महीनों से लंबित है। जब विभाग के अधिकारियों के अनुसार बार बार नोटिस देने और जागरूकता अभियान चलाने के बावजूद कई लोग बिल जमा नहीं कर रहे हैं। अब विभाग ने बकाया वसूली के लिए सख्त रुख अपनाया है। जब टीम बना करके घर घर जांच की जाएगी और जिनका बकाया 5,000 रुपए से अधिक है उनका लाइन तत्काल प्रभाव से काटा जाएगा। जब बिजली विभाग का कहना है कि लगातार बकाया बढ़ने से कंपनी को भारी नुकसान हो रहा है, या इसका असर नियमित रूप से बिल भरने वाले उपभोक्ताओं पर भी पड़ता है, इसलिए अब बकायादारों को किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि कनेक्शन कटने
समय के बाद दोबारा जोड़ने के लिए पूरा बकाया भुगतान के साथ अतिरिक्त शुल्क भी देना होगा। किशनगंज के कई इलाकों को पहले चरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि बकाया वसूली अभियान पूरे राज्य में चलाया जाएगा, खास करके शहरी और फिर अर्ध शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान चला करके डिफॉल्टरों की सूची तैयार की जा रही है। हालांकि कुछ उपभोक्ताओं का कहना है कि आर्थिक तंगी के कारण वे समय पर बिल जमा नहीं कर पाए हैं या ऐसे में वे किस्तों में भुगतान की मांग कर रहे हैं। इस पर विभाग का कहना है कि जरूरतमंद उपभोक्ता कार्यालयों से संपर्क करके किस्त सुविधा के बारे में जानकारी ले सकते हैं, लेकिन 5,000 से अधिक बकाया रहने पर कार्रवाई तय है। जब बिजली विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे समय पर अपने बिल जमा करें और अनावश्यक परेशानी से बचें। जब विभाग का मानना है कि सख्ती के बाद राजस्व में सुधार होगा और बिजली व्यवस्था को और बेहतर बनाया जा सकेगा। जब किशनगंज के उपभोक्ताओं के लिए ये चेतावनी साफ है कि अगर बिजली बकाया है तो जल्द से जल्द भुगतान करें, वरना अंधेरे घर तक पहुंच सकता है। जी हाँ, सोशल मीडिया ने प्रेम व्यक्त करने और उसे संजोने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। रात में एक गुड नाइट टेक्स्ट, वीडियो कॉल या फिर एक दूसरे को रील भेजना, ये सब अब आधुनिक अंतरंगता के प्रतीक बन गए हैं। संक्षेप में स्क्रीन अब रिश्तों का केंद्र बन गई है, जो जोड़ों के बीच संवाद और बंधन को आकार देती है। लेकिन इस निरंतर जुड़ाव की एक कीमत है। घंटों तक चमकती हुई फोन, टैबलेट और लैपटॉप की स्क्रीन में देखने से एक डिजिटल स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो रही है, जिसे डिजिटल आंखों की थकान या कंप्यूटर दृष्टि सिंड्रोम कहा जाता है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में विस्तार से डिटेल से बताएंगे। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने और सुनने के लिए। तो आपको बता दूं कि विशेषज्ञों का कहना है कि केवल स्क्रीन समय की मात्रा ही नहीं, बल्कि रात के समय अंधेरे में बिना रुके स्क्रीन का उपयोग आंखों पर सबसे अधिक दबाव डालता है। जब कम झपकना, यानी कि आंखों का कम झपकना, निकट दूरी पर लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करना और नीले रोशनी का संपर्क आंखों के स्वास्थ्य और नींद की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। वहीं पर आजकल अधिकांश लोग अपने फोन, लैपटॉप या टैबलेट पर औसतन 8 से 10 घंटे बिताते हैं। ये केवल उन घंटों की संख्या नहीं है जो आप एक डिवाइस को देखते हैं, बल्कि इसका निरंतर और बिना रुके उपयोग, विशेष करके रात के समय अंधेरे में, जो डिजिटल आंखों की थकान का कारण बनता है। जब आप डिजिटल स्क्रीन को देखते हैं तो आपकी झपकने की देरी की दर सामान्य से कम हो जाती है। डॉक्टरों का कहना है कि जब आपकी झपकने की दर कम होती है तो आंखों के लिए लुब्रिकेशन प्रदान करने वाले आंसू तेजी से वाष्पित हो जाते हैं। यह सूखी आंखें और जलन डिजिटल स्क्रीन पर बहुत समय बिताने के मुख्य कारण है। ये एयर कंडीशन कमरों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग करने या फिर संपर्क लेंस पहनने से और बढ़ जाता है। उन्होंने कहा है कि लंबे समय तक देखने से कई लोग आंखों की थकान का अनुभव करते हैं, जो उनकी आंखों की आरामदायकता और फिर उत्पादकता को प्रभावित करता है। अब सवाल है कि मोबाइल या फिर अन्य डिजिटल स्क्रीन देखने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1, सूखापन या जलन आंखों में। वहीं पर आंखों में लालिमा, वहीं पर आंसू आना, वहीं पर धुंधली या फिर बदलती हुई दृष्टि, वहीं पर सिरदर्द, वहीं पर आंखों में भारीपन, वहीं पर गर्दन या फिर कंधे में दर्द। ये सामान्य है कि कंप्यूटर का लंबे समय तक उपयोग करने के बाद हल्का असुविधा महसूस हो, लेकिन यदि आप इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। वहीं पर डॉक्टरों ने कहा है कि कई बार इन स्थितियों का कारण केवल स्क्रीन का उपयोग नहीं होता, बल्कि यह भी हो सकता है कि चश्मे का सही सुधार न होना, जैसे सूखी आंखों का सिंड्रोम या फिर प्रारंभिक रिफ्रैक्टिव परिवर्तन हो, जिनका उचित मूल्यांकन और उपचार आवश्यक है। वहीं पर डॉक्टर का कहना है कि रात में एक और मैसेज भेजने की आदत केवल आपकी आंखों को ही नहीं, बल्कि आपकी नींद के पैटर्नों को भी प्रभावित कर सकती है। ये मेलाटोनिन उस हार्मोन को दबा देता है जो हमें सोने में मदद करता है। जब फोन से नीली रोशनी व्यक्ति की नींद में देरी करती है और मस्तिष्क यानी कि दिमाग को जागृत रखती है। उन्होंने कहा है कि ये न केवल आपकी नींद में देरी करता है, बल्कि आपकी आंखों की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर सकता है। जैसे आप अगले दिन थका हुआ महसूस करते हैं और आपकी आंखें भी थकी हुई लगती है। ये सब थकान, चिड़चिड़ापन और आंखों में असुविधा का एक चक्र बनता है। लंबे समय में लगातार नींद में व्यस्त व्यवधान आपके मूड, उत्पादकता और फिर रिश्तों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है।